नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हम हैं टीम आरंभ। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो बहुत ही धांसू और जामफाड़ होने वाला है। देख रहे हैं आप लोग, आज मैं बहुत ही भारी भारी से शब्द यूज़ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी वजह ही कुछ ऐसी है। क्योंकि आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं साच पास, जो देता है गर्मी में ठंडी का एहसास। वैसे दोस्तों, साच पास हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंबा शहर से साच पास की दूरी लगभग 130 किलोमीटर के करीब है और चंबा शहर की समुद्र तल से हाइट लगभग 996 मीटर यानी कि 3268 फीट है। अभी हम लोग खड़े हैं राजपुरा गांव में। ये चंबा शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर चंबा तीसा हाईवे पर स्थित है और इसकी समुद्र तल से हाइट है लगभग 1030 मीटर यानी कि 3379 फीट। और हम लोग यहाँ से आगे जाने वाले हैं साच पास तक, जिसकी समुद्र तल से हाइट है लगभग 4500 मीटर यानी कि 14764 फीट। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी हाइट है लगभग 828 मीटर यानी कि अगर हम लोग एक के ऊपर एक बुर्ज खलीफा रखें तो लगभग 5.5 बुर्ज खलीफा की जो हाइट होगी, आज हम लोग उतनी हाइट तक जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ग्लैमर इन साच पास। तो चलिए सबसे पहले इसी ग्लैमर के बारे में बात करते हैं। अरे बात क्या करते हैं, चलिए आप लोगों को सीधा मिलवा ही देते हैं साच पास के ग्लैमर से। तो दोस्तों, ये है मेरी अपनी हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। तो दोस्तों, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी 125 सीसी मोटरसाइकिल है जो कि बनी है नॉर्मल इंडियन कंडीशन रोड्स के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी एक तो इंजन की पावर कम है और इसके सस्पेंशन भी उस तरह से ट्यून नहीं है कि इससे साच पास जैसे हाई ऑल्टीट्यूड या फिर पथरीली, कीचड़ से भरी और बर्फ पर चलने वाली ऑफ रोडिंग की जा सके। लेकिन मैं फिर भी आज इसको साच पास तक लेकर जाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मैं आज इसको साच पास तक पहुँचा पाता हूँ या नहीं। और ये सब देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें यूज़ की गई बाइक मेरी अपनी खुद की है और मैं लगभग अपने सभी वीडियोस में इसी बाइक का उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और हम लोग अभी गुजर रहे हैं पोखरी विलेज से होके। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं कोटी विलेज में। यहाँ से आगे ये रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड का रास्ता चुंडला सलूनी की तरफ जाता है और राइट साइड का रास्ता तीसा भंजराड़ू की तरफ जाता है और हमें भी राइट साइड की तरफ जाना है तीसा भंजराड़ू रोड पर। तो दोस्तों, अब इससे आगे आने वाले रोड्स और भी ज़्यादा खतरनाक होते जाएंगे, इसलिए हमेशा स्लोली और सेफली ड्राइव करें। दोस्तों, सामने है खूबसूरत सुरगानी विलेज और एनएचपीसी के अंडर आने वाले बैरसुल प्रोजेक्ट की खूबसूरत कॉलोनीज।
सुबह सुबह की धूप, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई और टेढ़े मेढ़े रास्ते। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी जगहों पे ड्राइविंग करने का कुछ अलग ही आनंद आता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग गुजर रहे हैं कलेल विलेज से होके और ये जगह इस रोड पर खासा महत्व रखती है। और ये रोड हमारे लिए खासा महत्व रखता है क्योंकि इस रोड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं जिन्हें आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर देख सकते हैं। और साथ में हमें वहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नई नई जगहों की पिक्चर्स और नई नई रील्स भी डालते रहते हैं और आप लोग उनका भी आनंद ले ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नकरोड। ये चंबा तीसा हाईवे का सेंटर पॉइंट है और आप लोग यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर अकॉर्डिंग टू योर टाइम कर सकते हैं। अभी टाइम था ब्रेकफास्ट का, इसलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लिया है, लेकिन रुकने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामने है खूबसूरत तीसा विलेज जो चुरा तहसील के अंडर आता है। तो दोस्तों, ये है तीसा पुल और यहां से आगे तीसा की सीमा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 9:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं तीसा विलेज में। अब यहां से आगे आने वाली जगहों को आप इस ट्रैफिक बोर्ड के मुताबिक देख सकते हैं। तो दोस्तों, बैरागढ़ की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग जाएंगे बंजराड़ू। बंजराड़ू में आप लोगों को पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अगर आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाना है तो यहीं पे डलवा लीजिए क्योंकि इससे आगे रिमोट एरिया शुरू हो जाता है, तो पेट्रोल या डीजल मिलने में दिक्कत आ सकती है। वैसे दोस्तों, बंजराड़ू तीसा तहसील में पड़ने वाला एक गांव ही है, लेकिन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज, हेलीपैड, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और घूमने के लिए तीसा से बढ़िया मार्केट मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है बंजराड़ू बस स्टैंड और इसके आसपास का खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों, अब समय है बंजराड़ू को अलविदा कहने का और अपने सफर पर आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, अब सुबह के 10:50 हो रहे हैं और हम लोग बंजराड़ू से निकलकर बैरागढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। बंजराड़ू से बैरागढ़ लगभग 29 किलोमीटर पड़ता है। अब दोस्तों, इससे आगे रिमोट एरिया स्टार्ट हो जाता है। हमें गाड़ियां कम दिखाई देंगी, लोग कम दिखाई देंगे, लेकिन बहुत हद तक बैरागढ़ तक तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा, लेकिन उससे आगे का सफ़र और ज़्यादा टफ होता जाता है, तो हम लोगों को उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
एक्चुअली ये प्रिपेयर रहने वाली बात मेरे लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और ऐसी टफ जगह पर एक अंडर पावर बाइक लेके घूम रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग इस तरह के चैलेंज अपने आप को देते हैं तो ऐसी जगहों पर घूमने का आनंद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर बीच बीच में खराब सड़क देखने को मिलेगी। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों से पानी का गिरना या नीचे से ज़मीन का खिसक जाना, जिस वजह से पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है, जैसे कि आप लोग अभी देख भी रहे हैं। तो काफ़ी टफ सिचुएशन है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम लोग गुजर रहे हैं देघरा से। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट और बैरगढ़ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। तो दोस्तों समय हो रहा है 11:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं बैरागढ़। लेकिन हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे सफ़र का असली पड़ाव शुरू होने वाला है। तो यहाँ तक हमने 96 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और इससे आगे का 33 किलोमीटर का टफ पार्ट अभी बाकी है। और इसके अलावा यहाँ से बाकी जगहों की दूरी आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ पर बसेस और छोटी गाड़ियाँ बहुत ही लिमिटेड चलती हैं। इसलिए जब मैंने एक आंटी को पैदल चलते देखा तो उन्हें लिफ्ट का ऑफ़र दिया। तो जितना कि मैं समझ पाया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एक बार बाइक से गिर चुकी हैं और दोबारा बाइक पर नहीं बैठ पाएंगी। इसके बावजूद मैंने उन्हें 2-3 बार फिर पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए मैं अपने रास्ते पर निकल पड़ा। एक्चुअली मैं शहर में रहता हूँ और वहाँ पर मोस्टली हिंदी या चंबा की चंबियाली लैंग्वेज बोली जाती है और ये चुराह का एरिया है और यहाँ पर मोस्टली चुराही लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि हम शहर के लोगों को थोड़ा कम ही समझ में आती है। वैसे भी ये इंडिया है और यहाँ पर हर 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता ही है और हमारी और इनकी दूरी तो लगभग 100 किलोमीटर की है, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज में चेंज तो होगा ही। तो दोस्तों जंगल स्टार्ट हो चुके हैं और थोड़ी देर में कच्चा रास्ता भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैरागढ़ से लगभग 7-8 किलोमीटर तक ही ये पक्का रास्ता मौजूद है। उसके बाद हमें कच्चा रास्ता ही मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को जंगल में नाइट स्टे करना है तो लोकल्स द्वारा कुछ टेंट भी लगाए गए हैं, जहां पर आप लोग पे करके नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है और यहां से आगे अब ये रास्ता धीरे धीरे और भी टफ होता जाएगा।
तो दोस्तों, इस रास्ते पे मुझे एक अजीब सी जगह देखने को मिली है। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी प्राचीन काल में आ गया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरी बाइक का स्ट्रगल शुरू हो चुका है क्योंकि खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मुझे एक लोकल आदमी मिला जिसने बताया कि इस बार सर्दियों में 1 महीना सूखा रहा और स्नोफॉल नहीं हुआ है, जिस कारण इस बार बर्फ़ थोड़ी कम है। और ये हमारे सफ़र का पहला ग्लेशियर है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं शतरुंडी कालाबन हत्याकांड शहीद स्मारक के पास। यहां पर 2 अगस्त 1998 की सुबह 3 से 4 बजे के करीब आतंकवादियों द्वारा 35 लोगों को मार दिया गया था और 5 लोगों को बंदी बनाया गया था, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। भाई, मेरी बाइक तो इधर ही दम तोड़ रही है, ऐसे में साच पास तक कैसे पहुंच पाऊंगा मैं। खैर भाई लोगों, यहाँ से तो जैसे तैसे बाइक निकाल ली, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, जिस नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए ये सफर शुरू किया था, वो खूबसूरती हमारे सामने ही है, शतरुंडी पास। तो दोस्तों, अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये भोजपत्र के पेड़ हैं और इन पेड़ की छालों पर हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए थे। दोस्तों, ये भोजपत्र का पेड़ मेरे सामने ही है और मैं आप लोगों को इसकी छाल निकाल के दिखाता हूँ। वैसे इस छाल को पेड़ से निकालने का तरीका तो कुछ और ही है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इस छाल को ऐसे निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों, अब अपने सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जो शतरुंडी पास मैंने आप लोगों को दूर से दिखाया था, अब उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और मेरी बाइक का स्ट्रगल तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस रास्ते पर आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे होटल मिल जाएंगे जहां पर आप लोग चाय, मैगी या खाना वाना खा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सामने एक बड़ा सा ग्लेशियर है जिसे काट कर रास्ता बनाया गया है और इस रोड पर बहुत सारे झरने भी हैं जिन्हें मैं आप लोगों को आगे चलते हुए दिखाता हूँ। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग साच पास आने का प्लान कर रहे हो तो अपने बैकपैक में गर्म कपड़े ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की रोड पर ड्राइव करते हैं तो अपनी गाड़ी को थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्ट जरूर दें, क्योंकि चढ़ाई, खराब रास्ते और हैवी गियर के कारण गाड़ी जल्दी गर्म हो जाती है।
और मेरी बाइक को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर चढ़ने के लिए। हम लोग जब भी अपनी नॉर्मल लाइफ से परेशान होते हैं या फिर ब्रेक लेना चाहते हैं तो ऐसी ही किसी नेचुरल जगह की तरफ भागते हैं और ये प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन क्या बदले में हम लोग इस प्रकृति को वो सब कुछ दे रहे हैं जिसकी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? तो उसका सिंपल सा जवाब है नहीं। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, नेचुरल रिसोर्सेज का कम यूज़ करें और किसी भी तरह की गंदगी को ना फैलाएं, क्योंकि अगर ये प्रकृति खुश रहेगी तो हम लोग भी खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जगह इस रोड की सबसे खतरनाक पॉइंट में से एक है, क्योंकि एक तो घुमावदार चढ़ाई है, रास्ते पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और पहाड़ से कभी भी लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जगह जगह आप लोगों को ऐसी मशीन्स देखने को मिल ही जाएंगी, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और स्नोफॉल के कारण इन मशीनों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बर्फ से ढके इन खूबसूरत पहाड़ों का ये नज़ारा मानो स्वर्ग की तरफ बढ़ने का रास्ता लग रहा है। पथरीली ज़मीन है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए बाइक तो स्ट्रगल करेगी ही। कम पावर होने के कारण मेरी बाइक ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रही है। जब हम लोग सफलतापूर्वक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कभी किसी बोर्ड पर रुककर पीछे की तरफ देखते हैं, तो तब हमें महसूस होता है कि हम लोग कैसे कैसे रास्तों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, अब ये बर्फ वाली सड़क शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये बर्फ भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि मुझे उस आदमी ने बताया था जो मुझे रास्ते में मिला था कि इस बार 1 महीना स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो उसका असर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार बहुत कम स्नो हमें रास्ते पे दिखाई दे रही है। पानी से भरे इस गड्ढे को इस बाइक से पार करना मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला मोमेंट था, लेकिन मैंने फिर भी इसको आसानी से पार कर लिया। भाई, ये मोड़ वाली चढ़ाई तो मेरी बाइक की जान ही निकाल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको, इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए। तो दोस्तों, शायद इसे ही एडवेंचरस राइड कहते हैं। चारों तरफ बर्फ, फिसलन भरी सड़क और सामने खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे। ये दृश्य भुलाए नहीं भूले जा सकते।
दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चारों तरफ की बर्फ़ बढ़ रही है और सड़क पर कीचड़ भी बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी गाड़ी को हमेशा हैवी गियर पर चलाएं, ब्रेक्स का उपयोग कम करें और सावधानी से आगे बढ़ें। दोस्तों, मेरी बाइक भले ही अंडर पावर हो, लेकिन इस रोड पर अभी तक इसने मुझे निराश नहीं किया है और हम लोग लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग साच पास भी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो अब हम लोग अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर ही हैं, इसलिए बीच बीच में मिलने वाली गाड़ियों से जब मैंने पूछा कि अब साचपस तक का कितना डिस्टेंस बाकी है, तो वो लोग 1 किलोमीटर बाकी है, बस यही बोल रहे हैं। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये 1 किलोमीटर पूरा ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब आएगा ये साच पास। दोस्तों, हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से बिना कुछ किए ही मेरी सांस फूल रही है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। वैसे ये भी साच पास का ही एरिया है, लेकिन मेनली उस मंदिर वाले पॉइंट को ही साच पास माना जाता है, इसलिए मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं साच पास और सामने ही है माता का वो मंदिर। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने का मेरा सफ़र हो या हमारी ज़िंदगी का सफ़र हो, जब हम लोग किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें अड़चनें आती हैं। लेकिन जब हम लोग उन सारी मुश्किलों और अड़चनों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी वो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और हमारे मन में एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। तो मैं अभी वैसी ही शांति और सुकून को अपने मन में महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बाइक का बहुत बड़ा रोल है। भले ही रास्ते में कई जगहों पर मुझे पावर की कमी महसूस हुई, पर उसके अलावा मुझे किसी भी दूसरी परेशानी को नहीं झेलना पड़ा। इसलिए सल्यूट है हीरो मोटो कॉर्प को, जिन्होंने ऐसी बाइक बनाई है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें तो नीचे दिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।